चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका गुप्तोत्तर काल। हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, उसी को हम लोग आज क्या करते हैं, हम लोग आज जो है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने आप लोगों को बताया था जैसे हमारा आपका गुप्त साम्राज्य समाप्त होता है, ठीक है, और क्या होता है भारत में फिर आपका जो है जो अखंड भारत की स्थापना किए थे गुप्त लोगों ने, वह फिर धीरे धीरे खंड खंड में टूटने लगा था। तो उसी का अस्तित्व बचाने के लिए एक वंश आपके अस्तित्व में आता है, उस वंश का नाम आपका पुष्यभूति वंश। क्या वंश? पुष्यभूति वंश। याद रखेंगे पुष्यभूति वंश। इसी पुष्यभूति वंश को हम लोग जो है वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। बताया था आप लोग को, ये जो आपका हरियाणा है, इसी हरियाणा के थानेश्वर, कहाँ पे? थानेश्वर, हरियाणा के थानेश्वर में इस वंश का क्या होता है, विकास होता है, और पुष्यभूति इस वंश के संस्थापक है। इसी कारण से इस वंश को थानेश्वर वंश या पुष्यभूति वंश भी बोलते हैं, लेकिन हर्षवर्धन के कारण इसको जो है वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। अब इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज कैसे ट्रांसफर किया, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो इसको अपन सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे आपका गुप्त साम्राज्य समाप्त होता है, भारत के उत्तर में कन्नौज में शासन करता है आपका हर्षवर्धन वंश, जबकि आपके तमिलनाडु के कांचीपुरम, बताया था आप लोग को मैप में, इसी कांचीपुरम में रहेगा पल्लव वंश दक्षिण में। उत्तर में आपका वर्धन वंश, दक्षिण में आपका पल्लव वंश, जबकि आपके मध्य भारत में स्थित रहेगा आपका चालुक्य वंश, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र आपका मानखेड़ बोलने से आपका चालुक्य वंश नासिक के पास है। ठीक है, तो याद रखिए कि उत्तर में रहेगा थानेश्वर, दक्षिण में पल्लव, और मध्य मान के चलो आपका चालुक्य वंश। इन तीनों वंश जो है एक साथ शासन करेंगे। चलिए आप थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं इसके। तो देखिए जो पुष्यभूति वंश है, तो पुष्यभूति वंश जो है भारत में शासन किया, इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है। तो पुष्यभूति वंश ने भारत में जो है शासन किया था, मतलब हर्षवर्धन ने इस भारत में शासन किया है, इसके बारे में जानकारी मिलती है आपके पुष्यभूति वंश की जानकारी जो है। उसके जो देखो हर्षवर्धन के चारण कवि थे, मतलब उनके दरबारी कवि थे, कौन थे आपके? बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट। इन्हीं बाणभट्ट जी ने एक रचना लिखा है जिसका नाम है हर्षचरित। क्या है? हर्षचरित। देखो आप लोग जब हिंदी में पढ़ेंगे तो आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करना, इनके क्या है? कवि है। जिनके आश्रय में रहते थे ये कवि लोग, उन्हीं लोग का प्रशंसा करते थे, उन्हीं के बारे में जो है लोग वर्णन करते थे। तो इन्होंने जो है आपके हर्षवर्धन के बारे में लिखा आपका हर्षचरित। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, बाणभट्ट की रचना बोलने से आपका हर्षचरित। दूसरी बात, वेद साहब बताया था हमारे भारत में पहली बार चीनी यात्री कौन आया था? आपका फाहयान। कौन आया था? फाहयान। वो आया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, विक्रमादित्य के समय। ठीक है, उसके बाद दूसरा चीनी यात्री आता है आपका वेनसान। कौन आता है? वेनसान। और इनकी रचना है आपका सीयूकी। क्या है? सीयूकी। इन्हीं आपके रचना सीयूकी में उन्होंने जानकारी मतलब वर्णन किया है कि हर्षवर्धन ने कैसे भारत में कन्नौज में शासन किया है। याद रखना, बताया था फाहयान, वेनसान, इतिसान, चाओजिकुआ और मतवालिन, 5 चीनी यात्री भारत में आप घूमने आता है। ठीक है, उसके बाद आपका देखो रवि कीर्ति की एहोल प्रशस्ति अभिलेख। तो रवि कीर्ति कौन है बोलने से आपका रवि कीर्ति देखो बताया था चालुक्य वंश। अभी चालुक्य वंश जो आपका मानखेड़ में शासन कर रहा था, उनका एक सबसे प्रतापी शासक था आपका पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। इसी पुलकेशिन द्वितीय की आपके दरबारी कवि थे आपके रवि कीर्ति। तो इन्हीं रवि कीर्ति के जो आपका एहोल प्रशस्ति अभिलेख है, इसमें आपके हर्षगुप्त के गज सेना, क्या है? गज सेना, हाथियों की सेना को पराजित करता है कौन? पुलकेशिन द्वितीय। उसके बारे में वर्णन मिलता है। इससे हमको जानकारी प्रदान प्राप्त होती है कि आपके हर्षवर्धन ने भारत में शासन किया था। ठीक है जी, चलिए जी। ठीक है जी, देखो मैं क्या बोला, आपका जो रवि कीर्ति है उन्होंने क्या लिखा है आपका एहोल प्रशस्ति अभिलेख। इसी में आपके जो है आपके हमारे हर्षवर्धन के गज सेना का वर्णन है, जिसको आपके पुलकेशिन द्वितीय जो है पराजित
कर देता है। ठीक है, और आपको बताया था मैं कल, ठीक है, यही आपके जो पुलकेशिन द्वितीय है और आपके हर्षवर्धन के समय हमारे छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे हैं आपका महाश्रीगुप्त बालार्जुन। ठीक है, और आपके जो महाश्रीगुप्त बालार्जुन जब शासन कर रहे होंगे तब ये क्या करता है आपके दक्षिण से उत्तर, देखो उत्तर को जाता है लड़ने के लिए पुलकेशिन द्वितीय, तो क्या करता है वो छत्तीसगढ़ ऊपर हमला करता है। तो क्या करते हैं हमारे आपके महाश्रीगुप्त बालार्जुन बिना लड़े क्या करते हैं आत्मसमर्पण कर देते हैं। ठीक है, और आपके पुलकेशिन द्वितीय का साथ देते हैं। चलिए देखिए, अब आपको क्या बताया था, गुप्त वंश की समाप्ति के साथ ही देश में राजनीतिक एकता का पतन हो गया था। ठीक है, एवं अनेक छोटे छोटे राज्यों में भारत जो है बट चुका था। ठीक है, तो थानेश्वर को राजधानी बनाकर पुष्यवर्धन ने क्या किया था, पुष्यभूति ने वर्धन वंश की स्थापना किया, जबकि आपका वास्तविक संस्थापक बोले हम लोग तो आपका प्रभाकर वर्धन। कौन थे? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाया। किसको बनाया? थानेश्वर। थानेश्वर अंबाला है ना, हरियाणा में अपनी राजधानी बनाया, और सबसे प्रतापी शासक हुआ आपका हर्षवर्धन। कौन हुआ? हर्षवर्धन। और इन्हीं हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाता है। देखिए कैसे बनाता है वो, थानेश्वर से कैसे आता है मैं बता चुका था, लेकिन एक बार सुन लो। ठीक है, अब बात करेंगे आपको सबसे प्रतापी शासक थे हर्षवर्धन। अब ये हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है आपके परम भट्टारक उपाधि ग्रहण करके। कैसा? परम भट्टारक, महाराजाधिराज। ठीक है, कैसा? परम भट्टारक, महाराजाधिराज, हूण दक्षिण केसरी और आपका सम्राट। ठीक है, अब आप लोग याद रखोगे कैसे इसको, जब भी आप लोग हर्षवर्धन का याद आएगा तो कैसे करना, क्या बोलोगे? परम भट्टारक, महाराजाधिराज, हूण दक्षिण केसरी, सम्राट श्री कौन? हर्षवर्धन जी पधार रहे हैं। इसे याद रखना। ठीक है, याद जाएगा फिर, है ना, याद रखेंगे। परम भट्टारक, ठीक है, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, हूण दक्षिण केसरी, सम्राट हर्षवर्धन। ठीक है जी, तो ऐसा रखना है। तो इन सारे उपाधियों के साथ ये क्या आपके गद्दी पर बैठता है, और गद्दी में बैठने के बाद उपाधि ग्रहण करता है। अंतिम हिंदू सम्राट था ये। ठीक है, सबसे ज्यादा अश्वमेध यज्ञ करने वाला बोलने से आपका हमारा हर्षवर्धन। ठीक है जी, देखो हमारे प्रयागराज में हम लोग जो है अभी कहते हैं ना गंगा में तर्पण करते हैं, है ना, वहीं पे इन्होंने धर्म सभा का आयोजन किया था। ठीक है, अभी पर देखेंगे आगे में। देखिए ये है हमारे आपके हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का साम्राज्य यहाँ तक कैसे हो, यहाँ से यहाँ तक पूरा कैसे आपका साम्राज्य किया था। और इधर बोले थे आपका, देखिए हमारे जो हर्षवर्धन थे, तो हर्षवर्धन का साम्राज्य स्थापित हुआ था यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर के पूरा ऐसा साम्राज्य। ठीक है, उसके बाद इधर पूरा साम्राज्य स्थापित था चालुक्य वंश का, और इधर तो था आपका पल्लव। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा भारत जो है 3 भाग में बटा हुआ था, और जम्मू कश्मीर में भी आप लोग 3 वंश करेंगे यहाँ पे शासन। ठीक है, उसको देखेंगे आप लोग, लोहार वंश वगैरह पूरा ही से आप लोग शासन करेंगे। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब देखो, अब उसके बाद आपके हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाया कन्नौज को। किसको बनाया? कन्नौज को। बता चुका था आप लोग को, कन्नौज को पूरा सही बनाया। देखो अब हमारे जो आपका हर्षवर्धन है, उन्होंने शासन किया भारत में आपका 606 से आपका 647 ईसा तक। कब से आपका? हाँ जी, हाँ इसको तो ले चुके हैं ना, ये तो पढ़ चुके हैं ना कल। ठीक है, इसको मैं रीजन कर रहा हूँ, है ना। हाँ ठीक है, मैं जहां पे लिखूंगा आपको जानना कि आप वहां तक पढ़ चुके थे। ठीक है, चलिए मैं क्या बोला, हर्षवर्धन ने 606 से 647। देखो इस बताने का मतलब ये है कि भूमिका बनेगा, क्योंकि मैं आपको चालुक्य और पल्लव आप पढ़े थे, तो इसको पर पढ़ते हुए जाएंगे तो चालुक्य और पल्लव में जंप करेंगे। ठीक है जी, तो देखो मैं क्या बोला, हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया, और इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज को ले आया। कारण क्या था? तो देखो आपको बताया था, हमारे हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। क्या थे? प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। कितने थे? 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसमें से उनके बड़े पुत्र का नाम था राज्यवर्धन। क्या नाम था? राज्यवर्धन। और दूसरे पुत्र का नाम था आपका हर्षवर्धन, जबकि उनके पुत्री का नाम था आपका राजश्री। क्या थी? राजश्री। इसी राजश्री का विवाह, देखो बताया था तो हरियाणा में थे लोग, अब हरियाणा में था, तो इनका विवाह आपके उत्तर प्रदेश के कन्नौज के शासक थे आपका मौखरी वंशी शासक ग्रहवर्मन। ये क्वेश्चन पूछा गया भाई,
ये पूछा गया है कि आपके हर्षवर्धन के समकालीन कौन थे, तो ग्रहवर्मन, ठीक है, और आपको उसने बताया था गौड़ नरेश शशांक थे और आपके मालवा के देवगुप्त, तीनों हर्षवर्धन के समकालीन थे, एक बात। दूसरी बात, चालुक्य वंश के आपका पुलकेशिन द्वितीय भी उसके समकालीन थे, जबकि आपके पल्लव वंश के नरसिंहवर्मन प्रथम भी उनके समकालीन थे, ठीक है। तो आपको इन सब को याद रखना है, बताऊंगा एक एक क्या हो जाएगा। तो देखो अभी देखो इसलिए इन लोगों को देखो लिंक करने का मतलब ये है कि आप लोग जान पाओ कि कौन कौन समकालीन थे। यदि मैं ऐसा ही चोरी पर नहीं बनाते, ऐसा ऐसा नहीं पढ़ते चोरी में, तो समझ नहीं आता, रखना पड़ता, ठीक है। तो राजश्री का विवाह हुआ था आपके मौखरी वंशी शासक ग्रहवर्मन से, ठीक है। इससे हुआ आपका कन्नौज के मौखरी वंशी शासक ग्रहवर्मन से उनका विवाह हुआ, ठीक है, ठीक है। क्या हुआ, उसका विवाह हुआ। अब क्या होता है, ये जो आपके कन्नौज है, मैं कहा था आपके हमारे जो उत्तर प्रदेश है आपके गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में है, क्या है, दोआब क्षेत्र में, मतलब मैदानी क्षेत्र इतना ज्यादा उत्पादन होता था उस एरिया में, जब भी आपको कोई भी आक्रमण करेगा तो सबसे पहले उसी एरिया को लूटना चाहेगा, ठीक है जी। अब उसी एरिया को जब लूटना चाहेगा तो एक कन्नौज उस समय अपने आप में एक जबरदस्त विकसित क्या था, गणराज्य था वो, ठीक है। तो इसी कारण से सबके नजरों में लगता था कौन आपका, कन्नौज। तो इसी कन्नौज में आधिपत्य स्थापित करने के लिए आपका गौड़ नरेश, बंगाल के गौड़ नरेश शशांक और आपके मालवा के नरेश आपका देवगुप्त दोनों ने क्या किया, आपके कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। चलो देखते हैं, ठीक है जी, ये देखो, ठीक है। ये क्या था, यहाँ पे हमारे क्या ग्रहवर्मन, कन्नौज में थे हमारे यहाँ पे ग्रहवर्मन, जबकि आपके मालवा के देखो ना, मालवा पठार बताया था आपको, मध्य प्रदेश आपको राजस्थान में फैला हुआ आपका मालवा का पठार, इसी मालवा के पठार में मालवा का शासक आपका देवगुप्त, जबकि आपके बंगाल में थे आपके गौड़ नरेश शशांक, कौन था आपका, गौड़ नरेश शशांक, एकदम एग्जैक्ट याद रखेंगे ना, गौड़ नरेश शशांक और आपका देवगुप्त, ये दोनों मिलकर के हमला करता है कहां पे, आपके कन्नौज पर, ठीक है जी। दोनों को मिलकर के कन्नौज पर हमला करेंगे। अब दोनों को मिलकर के कन्नौज पर हमला करेंगे और इस ग्रहवर्मन की हत्या कर देंगे। क्या करेंगे, ग्रहवर्मन की हत्या कर देंगे, कौन, आपके दोनों को मिलकर के। लेकिन देखो यहाँ पे थानेश्वर है, बताया था ये थानेश्वर हो गया हरियाणा में थानेश्वर है, यहाँ पे मालवा में देवगुप्त हो गया और गौड़ नरेश शशांक दोनों ने मिलकर के हत्या कर दिया किसकी, आपके कन्नौज के ग्रहवर्मन शासक है ना, कन्नौज के आपका मौखरी वंश शासक आपके ग्रहवर्मन की हत्या कर दिया। अब जैसे पता चला यहाँ पे हमारे कौन थे आपके, देखो प्रभाकर से बताया ना, दो पुत्र थे उनके, ठीक है, एक आपका राज्यवर्धन और एक आपका हर्षवर्धन। तो जब राज्यवर्धन को पता चला यहाँ से कि उन्होंने जो है उनके जो है उनके बहन के पति की हत्या कर दिया है और उनके बहन को बंदी बना लिया है, ये थानेश्वर से निकलता है और कन्नौज पहुंचता है, और कन्नौज पहुंचता है और देवगुप्त को पराजित कर देता है। लेकिन एक गौड़ नरेश शशांक धोखे से इनकी हत्या कर देता है। जैसे पता चला कि राज्यवर्धन की हत्या इन दोनों ने मिलकर कर दिया है, तो तुरंत हर्षवर्धन निकलता है थानेश्वर से और पहुंचता है कन्नौज, और कन्नौज पहुंचता है और इसको निकाल देता है, जा ससुरे करके, ठीक है, इसको आपके देवगुप्त को मार देता है, ठीक है, चाकू से काट देता है, ठीक है, तलवार से काट देगा ना, ठीक है। उसके बाद जैसे तलवार ने उसको काटा ना, डर में मेरे भाग जाता है, और आपका, ठीक है, शशांक भाग गया। उसके बाद इसी कन्नौज में वो अपने बहन राजश्री को गद्दी पर बैठाता है और वहां का शासन का भाग उनको सौंप देता है। लेकिन उनकी बहन जो है वहां के राज्य व्यवस्था को संभालने में सक्षम नहीं थी, अतः क्या किया, उन्होंने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज ले आया और अपनी राजधानी को कन्नौज बना दिया। इस प्रकार से कन्नौज में स्थापित हो चुके हैं हमारे आपके हर्षवर्धन। अब पूरे भारत में जो है इधर आकर जो है शासन करेंगे जो हमारे आपके हर्षवर्धन, ठीक है जी। चलो अब पढ़ेंगे आपके हम लोग हर्षवर्धन के बारे में। अब आते हैं आपके हमारे हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया। इनकी राजधानी थी आपका कन्नौज, ठीक है। इनके दरबारी कवि थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इनके दरबारी कवि थे हमारे आपके बाणभट्ट। कौन थे, बाणभट्ट, और इन्हीं बाणभट्ट की रचना है आपका हर्षचरित। क्या है आपके हर्षचरित। अब आप लोग यहाँ से नोट करना शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोला है, राजधानी कन्नौज है, राजधानी क्या है, कन्नौज, दरबारी कवि, रचना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा बार बार बोल रहा हूँ ना, रवि कीर्ति, बाणभट्ट, अभी पूरा भी आएगा ना, अभी पूरा लिस्ट है लोग का भी, ठीक है।
इन सब को याद रखना है अभी आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे 5 फेमस कवि है, इन सब पे सबको याद रखना है। चलिए, इसी के शासन काल में चीनी यात्री वेनसांग आया। कौन आया? चीनी यात्री वेनसांग भारत आया और 330 से 340 ईस्वी तक भारत इनके रहा दरबार में, ठीक है। कितने दरबार में रहा? आपके हर्षवर्धन के समय में 330 से 340 मतलब सॉरी 630 से आपका 640 मतलब 10 साल रहा। कब रहा? 10 साल। 630 से आपका 640 ईस्वी तक 10 साल इनके दरबार में रहा। और जैसे आपका जो हर्षवर्धन हार जाएगा किसी आगे पुलकेशी द्वितीय से, फिर चला जाएगा ये पुलकेशी द्वितीय के दरबार में। फिर पुलकेशी द्वितीय हार जाएगा आपका नरसिंहवर्मन प्रथम से, फिर चला जाएगा ये नरसिंह, है ना। जो जीता है वो सिकंदर वाला सिस्टम, ठीक है। जिनका खाता है उसी का रहता है, ठीक है। और उससे पीछे पीछे रामराज जाता है, ठीक है। मतलब यही चला गया, है ना। ये कंडीशन था इनका। चलो, तो इसे यात्रियों में राजकुमार, यात्रियों में राजकुमार और नीति का पंडित या शाक्य मुनि के नाम से जानते थे, ठीक है। याद रखना ना, क्वेश्चन पूछा गया है अब भारत में आने वाले ऐसे कौन से यात्री हैं जिनको यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि कहा गया है? किसको कहा गया है? ये वेनसांग, ठीक है जी। किसको कहा गया है? इनकी रचना है सीयू की, इसको एकदम याद रखना है। क्या है? सीयू की। इन्होंने जो है आपके हर्षवर्धन के जो शासनकाल था उनका वर्णन सीयू की ने किया है। जबकि छत्तीसगढ़ के आपके जो है प्रशासनिक व्यवस्था एवं आर्थिक व्यवस्था के बारे में लिखा है किया सलो। क्या लिखा है? किया सलो, याद रखेंगे, ठीक है। क्या लिखा है? किया सलो। इसको दक्षिण को सब बोलने नहीं आए, कोसा क्या बोला? किया सलो, ठीक है। आप लोग क्या बोलेंगे? हाँ, ठीक है। क्या बोलेंगे जी? सुन पा रहे हो? हाँ हाँ, क्या बोला छत्तीसगढ़ को? ये छत्तीसगढ़ को क्या बोला? किया सलो। क्या बोला? हाँ हाँ, किया सलो। क्वेश्चन पूछा गया ना, वेनसांग ने छत्तीसगढ़ को क्या बोला है? तो वेनसांग ने छत्तीसगढ़ को बोला है किया सलो। इसको इसलिए बार बार बोल रहा हूं, जब हमारे क्वेश्चन आएगा मेंस में, बोलेगा आपके छत्तीसगढ़ में महाशिवगुप्त बालार्जुन के जो प्रशासन है उनके बारे में वर्णन कीजिए और जानकारी कहाँ से मिलती है। तो सबसे पहले 2 पॉइंट याद रखना है। हमारे छत्तीसगढ़ में महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसकी जानकारी हमको आपके जो पुलकेशी द्वितीय की आपके एहोल प्रशस्ति अभिलेख से पता चलता है, जिसमें यह वर्णन किया गया है कि जब आपके पुलकेशी द्वितीय जब आपके हर्षवर्धन के ऊपर हमला करने जाता है, आक्रमण करने जाता है, तो वो रेवा नदी मतलब नर्मदा नदी को पार नहीं कर पाता, तो छत्तीसगढ़ होकर जाता है। तो उस समय छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे थे हमारे महाशिवगुप्त बालार्जुन, और उस समय पुलकेशी द्वितीय की सेना सशक्त थी, जिसके कारण से महाशिवगुप्त बालार्जुन ने आत्मसमर्पण कर दिया पुलकेशी द्वितीय के है ना सामने, ठीक है। तो इनका वर्ण मिलता है पुलकेशी आपके रवि कीर्ति के एवं प्रशस्ति से। जबकि हमारे उसी समय चीनी यात्री थे आपको वेनसांग, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के बारे में लिखा है, उसका रचना है आपका किया सलो, जिसमें उन्होंने बताया है कि महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय कैसे आपका विदेशी व्यापार और आर्थिक व्यवस्था अपने विकसित अवस्था में, ठीक है। तो देखो मेरे से कुछ नहीं करना है, मतलब चीजों को घुमाना है दिमाग में, ठीक है। यही आपका हमारा वेनसांग, ठीक है। कौन है ये? वेनसांग, ठीक है। राज दिख रहा है। चलो चलो आगे बढ़े। चलो, हर्षवर्धन स्वयं एक कवि था। क्या था? स्वयं एक कवि था। हाँ, हर्षवर्धन स्वयं एक कवि था भैया, ठीक है। उनकी रचना है रत्नावली नागानंद प्रियदर्शी का, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं लोग टैलेंट मतलब जैसे चुरा लिया होगा सब, ठीक है। समुद्रगुप्त और आप हर्षवर्धन दोनों क्या है याद रखेंगे ना, शासन दोनों क्या करते? कवि थे, ठीक है। इनकी रचना आपको रत्नावली, एक है नागानंद और एक आपका प्रियदर्शी का। रत्नावली, नागानंद और आपका प्रियदर्शी का क्या है? आपका 3 रचना है, ठीक है। 3 रचना है आपका, रत्नावली, नागानंद और आपका प्रियदर्शी का, ठीक है जी। इसको आप लोग कोड बना सकते हैं, आप लोग NPR है ना। हाँ, एक प्राण थे कवि, है ना, कवि का प्राण ऐसा याद रख सकते हैं, ठीक है। प्राण PRN, ठीक है। या तो फिर कविता लिखने का प्रण किया इसने आपके हर्षवर्धन ने, ठीक है। P से आपका प्रियदर्शी का, R से रत्नावली और N से आपका नागानंद, ठीक है। इनकी 3 रचना है। हर्षवर्धन
बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कौन से? महायान। महायान संप्रदाय का अनुयायी था हमारे आपके हर्षवर्धन। ठीक है जी। यह अंतिम हिंदू सम्राट था, याद रखेंगे। क्या क्या आपका? अंतिम हिंदू सम्राट था। इन्होंने जो है आपके जो इन्होंने 2 धर्म सभा आयोजित किया। क्या किया? 2 धर्म सभा, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। 2 धर्म सभा आयोजित किया, एक कन्नौज में और एक आपके प्रयागराज में। याद रखना, इनका पहले नाम क्या था? प्रयागराज। गंगा यमुना सरस्वती के आपके संगम में स्थित था प्रयागराज, जिसको बाद में अकबर ने इलाहाबाद के रूप में नाम को चेंज कर दिया था। और अभी हमारे योगी जी ने क्या कर दिया? प्रयागराज कर दिया ना। तो आप क्या बोलेंगे? इलाहाबाद नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रयागराज। इसी प्रयागराज में इन्होंने एक सभा आयोजित किया जिसको बोला मोक्ष सभा। क्या बोला? मोक्ष सभा। मतलब मरने से यहाँ पे मोक्ष मिलता है। क्या मिलता है? मोक्ष मिलता है। इसी कारण से जब हमारे भारत में किसी का भी देहांत होता है तो लोग कहाँ जाते हैं? गंगा। कहाँ जाते हैं? गंगा। और उनका जो है वो गंभीर प्रयागराज में जाके उनको जो है अस्थियों को विसर्जित कर देते हैं ताकि वो लोग फिर से जन्म ले सके। मतलब उनको क्या मिले? मोक्ष मिल जाए। मतलब बार बार जन्म मरण के बंधन से क्या हो जाए? मुक्त हो जाए। इसको बोलते हैं मोक्ष। दोबारा जन्म लेना मतलब वो क्या बोलते हैं? जो बुरा कर्म कैसे पाप को भोगने आता है, ऐसे बोलते हैं ना। बोलते हैं ना, जब तक उनका पाप का घड़ा नहीं भरेगा तब तक वो जन्म लेते रहेगा। लेकिन जब उनका पाप का घड़ा खत्म हो जाएगा तब क्या मिल जाएगा उनको? क्या मिल जाएगा? मोक्ष। ठीक है, चलिए ठीक है जी। जगन्नाथ चलो, हाँ ठीक है, आपका पाप का नहीं बना है। चलिए अब आता है धर्म सभा। दूसरा आपका देखो, दूसरा धर्म सभा था आपका कन्नौज में। देखो 2 धर्म सभा हुआ आपके प्रयागराज में। जो अब जो प्रयागराज है तो प्रयागराज में जो आपका धर्म सभा हुआ उसको क्या बोलते? मोक्ष सभा। क्या बोले? मोक्ष सभा। जैसे कन्नौज में हुआ उसको बोले धर्म सभा। ठीक है। इसकी अध्यक्षता किया था आपका किसने? आपका वेनसांग ने। किसने किया था? वेनसांग ने। अध्यक्षता किया था आपके वेनसांग ने। अध्यक्षता किया वेनसांग ने, जबकि प्रयागराज में हुआ आपका मोक्ष सभा। ठीक है जी, याद रखिए। चलिए ये देखो, इन्होंने आपके 2 सभा का आयोजन किया। देखो पिक्चर के दिमाग में देखने से क्या आता है? हमेशा परमानेंटली याद हो जाता है ना। ये आपका कन्नौज है। कन्नौज हुआ धर्म सभा, जबकि यही प्रयागराज है। इस देखो ये आपके गंगा नदी के तट में बसा हुआ है, जबकि आपका गंगा और आपका यमुना और सरस्वती के संगम में आपका प्रयागराज। यहाँ पे आपका मोक्ष सभा। क्या है? मोक्ष सभा। ठीक है, चलो चलिए अब देखिए, इन्होंने अनेक उपाधियां ग्रहण किया था। देखो मैं बता चुका था हमारे जो हर्षवर्धन ने क्या बोला? परम भट्टारक, महाराजाधिराज, ठीक है, पूर्ण दक्षिण केसरी और सम्राट की उपाधि ग्रहण करके हमारे जो है गद्दी पर बैठता है। उसके बाद इन्होंने जो है अपने शासन प्रशासनिक व्यवस्था को इतना सुदृढ़ बनाता है, भारत में एक सुशासन व्यवस्था की स्थापना करता है। इसके साथ ही इन्होंने जो है अपने जो है विजय अभियान के साथ साथ अपने साम्राज्य विस्तार को भी आप महत्व देता है, जिसे कारण से इन्होंने जो है उपाधि ग्रहण किया। और राजपुत्र शिलादित्य, एक आपका राजपुत्र शिलादित्य, दूसरा तो मगधराज। ठीक है, मगधराज याद रखेंगे भाई। ठीक है, राजपुत्र शिलादित्य मगधराज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वोत्तर पथनाथ, सर्वोत्तर पथनाथ की उपाधि किसने ग्रहण किया? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सर्वोत्तर पथनाथ का जो है आपका उपाधि ग्रहण किया था हमारे आपके हर्षवर्धन ने। ठीक है जी, सर्वोत्तर पथनाथ है ना, याद रखेंगे। परम भट्टारक बता चुका हूँ, और नरेश या सम्राट ये भी अपन बता चुका हूँ मैं। ठीक है, नरेश या सम्राट की उपाधि ग्रहण किया हर्षवर्धन ने, सर्वोत्तर पथनाथ की उपाधि ग्रहण किया, परम भट्टारक की उपाधि ग्रहण किया। ठीक है, पूर्ण दक्षिण केसरी की उपाधि ग्रहण किया, महाराजाधिराज मगधराज। ठीक है, और आपका राजपुत्र शिलादित्य की उपाधि ग्रहण किया। अब देखो इसी में आपको इफेक्टिव नंबर पाना ज्यादा मेंस में। अब क्वेश्चन पूछेगा हर्षवर्धन के बारे में 100 वर्ड बताइए, तो क्या लिखेंगे? हर्षवर्धन का एकदम मस्त प्रस्तावना। कैसे? परम भट्टारक, महाराजाधिराज, पूर्ण दक्षिण केसरी, नरेश, ठीक है, मगधराज, सर्वोत्तर पथनाथ, ठीक है, राजपुत्र शिलादित्य, हर्षवर्धन 600, ठीक है, जितने भी वो शासन करने बैठा हो, ठीक है, 606 से 647 तक भारत में शासन करते हैं और अपना राजधानी कन्नौज बनाते हैं। ऐसे इंट्रोडक्शन शुरू करना।
वो पढ़ने वाला बोलेगा ससुरे के बड़ा खतरनाक लिखा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि वो लोग आ रहे हैं राजा, ऐसा है ना, ऐसा, ठीक है। चलो हाँ क्या हो गया, हवाई जहाज में बैठ के आ रहा है। हाँ ठीक है, ऐसा 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 बोलोगे तो ऐसा लगेगा एकदम जीवंत है। देखो उसके बाद इसका सबसे बड़ा विशेषता यह, देखो हर्षवर्धन और चालुक्य वंशी शासक पुलकेशी द्वितीय के मध्य 620 ईसा पूर्व में नर्मदा नदी, इसी को बोलते हैं रेवा नदी, ठीक है जी, याद रखेंगे कहीं भी आपको रेवा, तो आपके जो है पुलकेशी द्वितीय चालुक्य वंशी शासक पुलकेशी द्वितीय और आपके हर्षवर्धन के मध्य रेवा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसे हर्षवर्धन, जिसमें आपका हर्षवर्धन पराजित हो गया। देखो ये उस समय हर्षवर्धन को एक कॉन्फिडेंस था कि मैं पूरा भारत को जीत लूंगा, किसे जीत लूंगा, भारत को, लेकिन उधर भी बोलता है पुलकेशी द्वितीय बोलता है, अरे भैया जब तक मैं हूं तब तक तो तुम दक्षिण में कदम भी नहीं रख सकते, बोलता है, दम है तो दिखाओ, लेकिन ये जीत जाता भैया हर्षवर्धन, लेकिन इनका जो गज सेना है उनको पराजित कर देता है, लेकिन गज सेना को पराजित करने के कारण से हर्षवर्धन हार जाता है ना, ठीक है, याद रखेंगे। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज में अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुए, ठीक है। देखो अब हमारा जो कन्नौज है, वो कन्नौज में आपका जो है जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, तब उस कन्नौज में अधिकार करने के लिए हमारे कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, एक आपका राष्ट्रकूट, एक है गुर्जर प्रतिहार और आपका पाल वंश, तीनों के बीच आपका संघर्ष होगा। अब इसको हम पढ़ेंगे चालुक्य और पल्लव का, ठीक है। मैं बात डिजाइन के लेक्चर को अपन क्या करेंगे, देखो ये अपना 7 से आपका 8 ईसा पूर्व, मतलब 7 ईसा पूर्व में शासन करेंगे हमारे भारत में आपका हर्षवर्धन, चालुक्य वंश और आपका पल्लव वंश। फिर आपका 8वें जो है आपका 8 ईसा पूर्व में शासन करेंगे आपका राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश। जबकि हमारे दक्षिण भारत में शासन करेंगे आपका चोल वंश और पांडे वंश, चोल चेन पांडे, ठीक है। उसके बाद आपके जैसे आपका ईस्वी आएगा सदी, उसमें शासन करेंगे हमारे राजपूत वंश, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका 11वीं आपका 12वीं सदी आता है ना, उसमें शासन करेंगे हमारे आपके मुस्लिम जो हमारे मोहम्मद गौरी। तो अपन जो बात है चलिए, ठीक है जी। चलिए अब आता है चालुक्य वंश। क्या आता है आपका, चालुक्य वंश। इतना हम करते हैं वीडियो में, ठीक है जी।